वेलकम टू लेट्स एजुकेट में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैंने लास्ट क्लास में हमने बताया था स्ट्रेटजीज। उस वीडियो में मैंने पूछा था कि क्या आप पसंद करेंगे एमसीक्यू सीरीज़ वर्सेस रिवीजन सीरीज़। ज़्यादातर बच्चों ने रिवीजन सीरीज़ की जगह एमसीक्यू सीरीज़ को चुना और फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। एमसीक्यू सीरीज़ मैंने सोचा है कि चैप्टर वाइज करेंगे हम। सबसे पहले चैप्टर हम लेके आए हैं आपके लिए। जो चैप्टर है वो है आपका एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस आएंगे जो मेरे को लगता है कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर भी हैं इसमें। और जो इम्पोर्टेंट है, लगभग ये क्वेश्चंस आप कर लोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो एनपीओ के टेस्ट यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़, एनपीओ में कोई भी हम ये एमसीक्यू सीरीज़ जो कर रहे हैं उसमें आप शुरू से लेकर एंड तक देखें, स्किप ना करें कि ये बीच बीच में छोड़ के चले जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको, हो सकता है आप एडवांस लेवल पे हो तो ठीक है, आप फटाफट हर क्वेश्चन को करिए, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ समरी ऑफ। एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो किस चीज़ की समरी होता है, आपको पता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एनपीओ में 3 अकाउंट बनते हैं मेनली। आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, उसके बाद आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, और तीसरी आपकी बैलेंस शीट होती है। ये 3 चीज़ें ही एनपीओ में यहाँ पे आपकी बनती हैं। ठीक है, तो आपको पता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है आपका, एक तरह से आपकी कैश बुक होती है, एक तरह से आपकी कैश बुक होती है, लेकिन इसमें डेट कॉलम नहीं होता। कैश बुक में क्या होता है, आपका जो कैश बुक होती है उसमें क्या होता है, आपका यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आपकी डेट, यहाँ पे आपका कैश कॉलम, अगर डबल साइडेड है तो यहाँ पे बैंक कॉलम, फिर यहाँ पे डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसे हो आपका होता है। ठीक है, लेकिन ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है, यहाँ एक साइड आपकी पेमेंट आती है, एक साइड आपकी रिसिप्ट आती है, और इसमें कुछ भी नहीं होता, डेट कॉलम इसमें नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश बुक विदाउट डेट कॉलम, कैश बुक विद डेट कॉलम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कैश बुक विदाउट डेट कॉलम। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट विल बी द अमाउंट पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए 50% क्वेश्चन आपका वहीं पे सॉल्व हो जाता है जब आप क्वेश्चन जान जाएं कि क्या होता है। कुछ बच्चे होते हैं स्पीड में क्या करेंगे, फटाफट कुछ भी पढ़ देंगे और फिर पूछेंगे सर इसका आंसर ये होना चाहिए। आप पहले क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या पूछा। यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। देखिए यहाँ पे आपको जानना है कि वो किस अकाउंट में पूछ रहा है। आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट अलग है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट आपका अलग होगा, दोनों में ट्रीटमेंट अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि किस अकाउंट में यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे पूछा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, क्या दिया हुआ है, स्टॉक दी हुई है, इसकी स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की दी है, 1 जनवरी को दी है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस है, ईयर हम फॉलो कर रहे हैं 1 जनवरी तो ईयर एंडिंग दिसंबर है आपका, दिसंबर। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमें दिया गया है। उसके बाद पेमेंट ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर इतनी की है हमने, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हो गया है। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बताना है क्या आएगा। देखिए अगर पूछता रिसिप्ट एंड पेमेंट तो हम यहाँ बताते, और इनकम एंड, दोनों में क्या डिफरेंस। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट मतलब कितना कैश आया और कितना कैश गया, सिर्फ ये ही जो भी चीज़ें होती हैं ये हम रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड करके चलते हैं। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम ड्यूरिंग द ईयर हम मान के चलते हैं। देखिए होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना हम सिर्फ अक्रूवल बेस पे भी लेके चलेंगे। मान लीजिए इस साल हमने कितना पेमेंट की, जो इसी साल से रिलेटेड है वो आएगी आपकी इनकम टैक्स, उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में।
और रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपका आता है कि आपने कितनी पेमेंट की, चाहे वो इस साल की हो, पिछले साल की हो, अगली साल की हो। ये एक तरीके से कैश बुक है। अगर कैश गया या कैश आया तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अगर कैश में है या अक्रूवल में है तो दोनों में रिकॉर्ड होता है, लेकिन सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर होता है। इसमें चाहे करंट ईयर हो, प्रीवियस ईयर हो या नेक्स्ट ईयर हो, सब यहाँ पे रिकॉर्ड हम करके चलते हैं। तो ये 2-3 डिफरेंस हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो जो आपका अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बताना है आपको, तो हम यहाँ पे अभी कैलकुलेट करते हैं। देखिए, आपको पता है ओपनिंग बैलेंस कितना था। अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट बना के देखें तो ओपनिंग बैलेंस आपका कितना था। ओपनिंग बैलेंस था आपका यहाँ पे 200। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 200 था। फिर क्लोजिंग बैलेंस इस साइड आता है, आपको पता है 50 था। और लास्ट में आपका पेमेंट की, यानी कि एक तरीके से आपने इन्वेंट्री पे एक्सपेंस किया है तो यहाँ पे आ जाएगा, या खर्चा मान सकते हैं आपका, उसकी पेमेंट की होगी आपने 1000, 1000 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 1200, ये आ गया 50, 1200 माइनस 50 आपका आ गया 1150। आंसर इसका आ जाएगा सी। तो एक तरीके से अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो आप स्टॉक का कई बार पूछता है तो आप लिखिए ओपनिंग बैलेंस माइनस क्लोजिंग बैलेंस प्लस पेमेंट। इस फॉर्मूले से आप इसको डायरेक्ट भी 2 मिनट के अंदर 2 मिनट क्या हुआ, 1 मिनट के अंदर भी निकाल। ठीक है, तो यहाँ पे 1150 आपका सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर। नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन, नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं आपके? एनपीओ। एनपीओ क्या बनाते हैं? पी&एल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। देखिए, मैंने बताया स्टार्टिंग में एनपीओ 3 ही अकाउंट बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन 4, द क्लोजिंग डेबिट बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अमाउंट इंडिकेट द बैलेंस एट द एंड, इंडिकेट द डैश बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर। देखिए, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट का अकाउंट का होता है, मैंने बताया आपको एक तरह से कैश बुक होती है, तो एंड में क्या आएगा? कैश बुक, कैश का बैलेंस ही दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी। यहाँ पे कैश बैलेंस ही रिसिप्ट एंड पेमेंट यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, फिर देखते हैं फिफ्थ, एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड, वैल्यू ऑफ एसेट्स। अच्छा, एक्सट्रैक्टेड यहाँ तो क्वेश्चन। फिर कहता है वैल्यू ऑफ एसेट 25 लाख, लायबिलिटी 5, डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इतना, कैपिटल फंड विल बी। हमें बताना है कि कैपिटल फंड कितना है। ठीक है, कैपिटल फंड क्या होता है? अगर आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर एनपीओ ध्यान से पढ़ा है तो उसमें बताया गया कैपिटल फंड क्या होता है आपका। देखिए, कैपिटल फंड एक तरीके से एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज़ होता है, एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज़। तो यहाँ पे क्या इसका निकलेगा? यहाँ पे 25 एसेट दिया हुआ है। एसेट कितना दिया हुआ है? 25,000। ठीक है, इधर लिख लेता हूँ मैं। हाँ, तो आपका एसेट कितना दिया हुआ है? 25,000। और क्या दिया है हमारे पास? लाइबिलिटीज़ क्या दी है? लाइबिलिटीज़ दी है हमारे पास 5,000। ठीक है, उसके बाद डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किधर आता है? देखिए, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका अकाउंट होता है उसमें इस साइड होती है आपकी इनकम और इस साइड होता है आपका एक्सपेंस। ये आपका डेबिट बैलेंस होता है। ये आपका अगर ये वाली साइड ज़्यादा है तो इधर क्लोजिंग बैलेंस जो जो आपका आता है वो आता है सरप्लस। इधर जो सरप्लस आता है इधर आपका डेफिशिट आता है। डेफिशिट, इधर सरप्लस को हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, डेफिसिट को बोलते हैं डेबिट बैलेंस।
तो डेबिट बैलेंस है, ये जाएगा बैलेंस शीट में प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेफिसिट बैलेंस कितना है, डेफिसिट बैलेंस है 2500, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 2500 बचा, इसमें से इसको लेस कर देंगे, 2500 लेस कर दिया तो ये आ गया 22,500। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो P&L आपने पढ़ा होगा, जो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं, उसमें जो P&L का बैलेंस होता है वो आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, जिसको आपको प्रॉफिट कहते हैं, और वो आप लायबिलिटी साइड में दिखाते हो, या फिर आप जो डेबिट बैलेंस होता है उसको आप या तो एसिड साइड में मतलब ऐड करके दिखाते हो एसिड में, या आप लायबिलिटी में करते हो। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं था, आपने पढ़ा ही होगा। जिसने नहीं पढ़ा वो एक बार समझ ले यहाँ से, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला भी आप लिख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार कुछ और भी पूछ लेता है। तो एक ओपनिंग बैलेंस एक तरीके से, उसमें से हम सरप्लस जोड़ते हैं, उसमें हम सब्सक्रिप्शन जोड़ देंगे जो आपका कैपिटलाइज्ड होगा, फिर आप ठीक है सब्सक्रिप्शन जोड़ देंगे, सब्सक्रिप्शन के बाद लाइफ मेंबरशिप फी, फिर उसमें से डेफिसिट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये कैपिटल फंड का आपका बैलेंस है, और कैपिटल फंड यहाँ पे, लेकिन ये भी पूछा जाता है कई बार, इस तरीके से अगर पूछे तो यहाँ से आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सो मैंने बताया आपको कैश एंड कैश रिसिप्ट्स, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल कैश एंड पेमेंट रिसिप्ट। अच्छा, ये यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिगिनस विद, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस चीज़ से यहाँ पे बिगन होता है, क्रेडिट बैलेंस से, डेबिट बैलेंस से, नॉर्मल बैलेंस से, या नन ऑफ द अबव। मैंने आपको बताया, देखिए जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, ये आपकी जो साइड होता है, ये होता है आपका कैश, कैश बुक में यहाँ क्या आता है, यहाँ आपका रिसिप्ट आता है, यहाँ आपकी पेमेंट आती है। ये होता है ना आपका कैश बुक में, जितनी पेमेंट करो इधर इधर इधर, जितनी पैसे आ जाएं इधर इधर इधर, ये आपका डेबिट बैलेंस होता है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ पे ऑप्शन डेबिट बैलेंस। ठीक है, फिर इनकम अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स क्या रिवील करता है। देखिए सबसे जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, उसमें पता लगता है आपको क्लोजिंग कैश और ओपनिंग कैश। ठीक है, और इसमें पता लगता है आपका सरप्लस एंड डेफिसिट। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी आप लोग देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके लाइक का बटन ज़रूर दबा के जाएं, क्योंकि आपके लिए ही हम मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं, और इसका कुछ भी हम आपसे चार्ज नहीं करते ना, तो आप कर ही सकते हैं। तो इन द प्रोफ नोट फॉर इंस्टीट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड, एनपीओ में हम क्या इंक्लूड करते हैं। क्योंकि एनपीओ क्या होती है, इंस्टीट्यूशंस जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, जो प्रॉफिट के लिए यहाँ पे काम नहीं करते, जैसे सोसाइटीज़ होगी आपकी, कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ होगी, पब्लिक ट्रस्ट हो गए, नॉट प्रॉफिट कंपनीज। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे, ये आपके एनपीओ हैं। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर, खर्चा और आय, ये क्या होता है आपका, सिंपल सी बात है, तीन तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि जितने भी आपके इनकम एंड एक्सपेंस के अकाउंट होते हैं वो आपके नॉमिनल अकाउंट में है। ठीक है, तो
करेक्ट आंसर सी। द बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? मैंने बताया ना, बैलेंस ऑफ कैश ऑन डेट नहीं, टोटल कैश रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर नहीं, टोटल कैश पेमेंट नहीं, ये तो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बताता है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम एंड वाइस वर्सा, मतलब उसका अपोजिट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अफेयर आर यूजली मैनेज बाय, नो जो एनपीओ होती है उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंट्स होते हैं वो कौन मेंटेन करता है? देखिए, जो एनपीओ हैं उनके अकाउंट्स जो है वो आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंटेन करती है। ठीक है, नेक्स्ट, फंड रेज्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट, जितने भी आपके एनपीओ हैं जो फंड रेज करते हैं वो आपके कैपिटल फंड में जोड़े जाते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा कैपिटल फंड। ठीक है, कैपिटल फंड क्या होता है आपका? एक्सेस ऑफ एसिड्स ओवर लायबिलिटीज, मतलब आपकी एसिड्स से जितने लायबिलिटी से ऊपर है वो आपका कैपिटल फंड है। एक तरीके से एसेट्स माइनस लायबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर सिमिलर टू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके जैसा होता है? आपका पीएनएल के जैसा होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट आपका कैश बुक के जैसा होता है। इफ रिसिप्ट ऑफ 200 फ्रॉम राजेश हु इज अ डेटर टू द कंपनी हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक देन द प्रॉफिट वुड शो। ठीक है, क्वेश्चन कहता है मान लीजिए कोई रिसिप्ट है, 200 रुपये की रिसिप्ट आई है, किससे आई है? राजेश से आई है। राजेश से हमें 200 रुपये मिले हैं, जो हमारा डेटर था। हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स, बुक्स में रिकॉर्डेड ही नहीं किया, यानी कि क्या हो गया? यहाँ से आप इसको लिंक भी कर सकते हैं, ये एरर ऑफ ओमिशन हो गया, एरर ऑफ ओमिशन हो गया। तो प्रॉफिट क्या होगा? ठीक है, 200 रुपये डेटर से आए हैं, 200 रुपये डेटर से आए हैं, वो रिकॉर्ड नहीं हुए, तो क्या आएगा? ये प्रॉफिट तो है नहीं, सेल ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका होगा सेल में। ठीक है, तो इससे इंक्रीज भी नहीं होगा, डिक्रीज भी नहीं होगा, नाइदर इंक्रीज नो डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे नाइदर इंक्रीज नो डिक्रीज। क्यों भाई? 200 रुपये आ गए हैं, उधार जो आता है वो तो आपका कैश बुक में जाएगा ना, कैश बुक में जाएगा, रिसिप्ट पेमेंट में जाएगा। इससे प्रॉफिट से लेना देना थोड़ा है, इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर से लेना देना थोड़ा है इसका। ठीक है, तो करेक्ट यहाँ पे 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंट विद लिस्ट 2 स्पेशल मैटर एसोसिएटेड विद स्टेटमेंट एंड अकाउंट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग गिवन कोड। एक बार आप ट्राई करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कहता है मैच लिस्ट वन से लिस्ट 2 को हमें मैच कर। लिस्ट 1 में रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम, डिविडेंड और क्लब। रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट आपका कौन सा अकाउंट होता है? ये रिसिप्ट एंड पेमेंट आपका कैश रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक एलिमिनेशन टेक्निक भी बताता हूँ। एलिमिनेशन टेक्निक मतलब आप एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करें, आप ऑप्शन देख के भी आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट का हमें पता लग गया कि यहाँ पे बी है, तो जो फर्स्ट का बी है ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इन दोनों में से आपका कोई एक सही होगा, तो यहाँ पे 50% क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम सेकंड का देखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका लायबिलिटी नहीं होता, बैलेंस शीट नहीं होता, जर्नल रिजर्व नहीं होता, रेवेन्यू अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये एक तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहीं पे हम देखेंगे फर्स्ट सेकंड का ए,
सेकंड का बी, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, हमें आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करना सीखें। ठीक है, फिर डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व आपका क्या होता है, आपके बैलेंस शीट में जाता है। फिर क्लब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपका एक तरीके से जो एडवांस का सब्सक्रिप्शन होता है वो आपकी लाइबिलिटी होती है। वैसे तो हम इसको वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब दो से ही हमारा निकल गया तो आगे हम इतनी मेहनत क्यों करें। नेक्स्ट, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय अ क्लब, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट गुड 20,000। ठीक है, परचेज ऑफ स्पोर्ट गुड ड्यूरिंग द ईयर 80,000, स्पोर्ट गुड सोल्ड एज स्क्रैप 500, क्लोजिंग बैलेंस 300, अमाउंट चार्ज टू, यहाँ पे हमें नोट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखिए स्टॉक ऑफ गुड यानी कि ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास 20,000। ठीक है, परचेज किया हमने, कितना किया, परचेज किया 80,000। स्क्रैप कर दिया, स्क्रैप कर दिया मतलब बेच दिया, 500 रुपये का हमने यहाँ पे स्क्रैप कर दिया, और क्लोजिंग बैलेंस आ गया आपका 20,000। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस आ गया आपका 20,000। तो इसको किस में बताना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें यहाँ पे बताना है। तो ये आएगा आपका, परचेज कितना है 80,000, प्लस ओपनिंग कितना है 20,000, माइनस क्लोजिंग कितना है 30,000। तो 80 माइनस 20, 5 5, 80 माइनस प्लस 2, 1 लाख हो गया, माइनस 70,000 यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक जो हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चार्ज करेंगे वो करेंगे यहाँ पे 70,000, क्योंकि ओपनिंग था, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था स्टॉक का, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ठीक है, उससे ये आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों नहीं इंक्लूड किया, ये क्वेश्चन आएगा कईयों के माइंड में। आप इसको पढ़ो, ये कहता है स्पोर्ट गुड सोल्ड एज क्रैप, मतलब ये ऑलरेडी स्क्रैप हो चुका था, इसको हमने बेच दिया तो इससे हमारी कुछ इनकम आ गई। ठीक है, इसलिए ये एक तरीके से स्क्रैप बेचा है हमने, ये ऑलरेडी स्क्रैप था जो हमने यहाँ पे बेचा है। ठीक है, वो ओपनिंग का पार्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्टीट्यूट रिसीव्ड 1,40,030 एज रेंट ड्यूरिंग द ईयर विच इंक्लूड ₹36,000। ठीक है, और रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर, आउटस्टैंडिंग रेंट और द एंड ऑफ द ईयर 1920 2021 इतना इतना, अमाउंट टू बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के उसमें बताने। ठीक है, रेंट रिसीव्ड कितना है, साल में हमें रेंट रिसीव्ड कितना हुआ देखते हैं, 1,40,030। ठीक है, कौन सा ईयर है हमारा 2020-21। फिर कहता है इसमें क्या इंक्लूड है, 36,000 रिसीव्ड इन एडवांस, 36,000 एडवांस है अगले साल का। तो आपको मैंने बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो इसी साल का हमें रिकॉर्ड करना है। तो ये तो नेक्स्ट ईयर का मिल गया, एडवांस में मिल गया, एडवांस में मिल गया तो भाई इसको घटा दो, एडवांस रेंट को घटा दो, एडवांस रेंट को यहाँ पे हम ले। ठीक है, नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर 19-20, 20-21, 20-21 यानी कि हमारा ईयर, 19-20 2019-20 हमसे पहला ईयर हमारा है, 20-21 इससे पहला ईयर। तो इसके एंड में, इसके एंड में यानी कि इसके ओपनिंग में, इस साल के ओपनिंग में, तो जो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था, जो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग रेंट था वो अगर हमें मिल गया तो वो किस साल का आउटस्टैंडिंग था, वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था,
वो पिछले साल का रेंट था जो उस साल पे नहीं किया, हमने इस साल रेंट पे किया है, तो ये हमारे लिए इस साल का नहीं माना जाएगा। इसको भी हम 19-20 का आउटस्टैंडिंग था तो इसको भी हम लेस कर देंगे 24,000। नेक्स्ट, जो इस साल का एंड था, जो इस साल का आउटस्टैंडिंग था, मतलब 2020-21 का आउटस्टैंडिंग था, तो मतलब इस साल हमें मिल जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, नहीं मिला। तो हम फिर भी इसको ऐड करके चलेंगे, क्योंकि ये रेंट रिसीव्ड है इसलिए इसमें ऐड करेंगे। ये मिल चुका है, आउटस्टैंडिंग है, ये नहीं मिला हमें अभी तक। ये कितना है, 28,000। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 18,403,4,5,6 60,000 का हम लेस कर देंगे। 40, 20, 80,000, 30, 80,000 प्लस 82,000, ये जुड़ जाएगा 140 माइनस 36 माइनस 24 प्लस 28, ये आपका आना चाहिए 1,08,000 जी। ठीक है, तो 32,000, 140 में से 32,000 लेस हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो इस साल का है वो ही लेना है। जो पिछले साल का है आउटस्टैंडिंग वो नहीं लेंगे। जो इससे नेक्स्ट ईयर का था एडवांस लेकिन अभी मिल गया, एडवांस था नेक्स्ट ईयर का लेकिन हमें इस साल मिल गया, वो भी नहीं लेंगे। ठीक है, जो इस साल का एडवांस अभी मिल गया है, इस साल का एडवांस है लेकिन हमें पिछले साल मिल गया, वो हम लेंगे। ठीक है, जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है अगले साल मिला, वो भी हम लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन अ क्लब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर 2,50,000, सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर 25,000, यही सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 45,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर 11,000, सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर 35,000, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे ये जरूर नोट करके चलना किस में पूछा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट का होता तो आंसर यहाँ पे अलग आता। ठीक है, चलिए सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन खेलते हैं। सबसे पहले करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे आ जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर 2,50,000। ठीक है, इसमें हम करेंगे ऐड। देखिए सब्सक्रिप्शन में भी सेम है जो पिछले क्वेश्चन में था। ठीक है, फिर कहता है सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, इस साल का सब्सक्रिप्शन है, रिसीव्ड पिछले साल हो गए। तो देखिए बड़ा सिंपल सा मैंने बताया, अगर इस साल की कोई भी चीज़ है तो हम उसको ऐड करेंगे। इस साल की सब्सक्रिप्शन किसका है, करंट ईयर, जो रिसीव्ड हुआ हमें प्रीवियस ईयर, कितना आ गया, 30,000। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 45,000, सब्सक्रिप्शन इस साल का है लेकिन आउटस्टैंडिंग है, वो भी हम आउटस्टैंडिंग इन, वो भी हम ऐड करेंगे। भाई इस साल का सब्सक्रिप्शन हमें मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला, ऐड कर दो। फिर कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर 11, ये करेंगे हम लेस। क्यों सर, एडवांस मिल गया इस साल में, इस साल में एडवांस मिला तो इस साल में जो अमाउंट मिलती है वो इस साल का एडवांस थोड़ा होगा, अगले साल का एडवांस ही तो अभी मिल सकता है। एक कोई चीज़ एडवांस में मिल रही है तो वो अगले साल की है, तभी तो इस साल मिल रही है। ठीक है, एडवांस इन करंट ईयर, जो करंट ईयर में एडवांस मिला उसको हम लेस कर देंगे, अगले साल का है भाई। सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर,
पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है, साफ साफ बता रहा है अब मिला है, इसको भी लेस कर दो क्योंकि ये पिछले साल का खुद ही बता रहा है। प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर कितना है, 35,000। अमाउंट टू बी शोन इन इतना, तो 45,000 हो गया ये टोटल। 3 4 5 46,000 ये हो गया। 25 75 2 75 और 5 2 80 80 8 3 20 ये होगा ना, 2 2 4 12 3 20 हो गया। 3 20 में से 40 जाएंगे, 4 ये आ गया और 7 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ठीक है, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा सब्सक्रिप्शन। तो ये फॉर्मूला है, आप पढ़ लेना। सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, ये पढ़ लेना। Question number 30. The surplus generated in form of excess of income over expenditure is not distributed among. जो सब्सक्रिप्शन जनरेट होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, वो किस में डिवाइड यहाँ पे नहीं किया जाता, मेंबर्स में नहीं बांटा जाता कभी भी। ओनर्स और डायरेक्टर इनमें तो बांट दिया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट कैश फ्लो प्रपोजल, इनमें से क्या आपका कैश फ्लो जो आपका कैश फ्लो होना है उस पर इफ़ेक्ट नहीं करता। देखिए जो सेल्वेज वैल्यू है, लानी कि आपकी 4-5 साल बाद मिलेगी, वो जो होती है ना सेल्वेज वैल्यू आपकी एंड में जो कितना आफ्टर यूज कॉस्ट बचती है, वो उससे हमें कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। डेप्रिसिएशन का भी इफ़ेक्ट जो कैश फ्लो है उस पर नहीं पड़ता। अच्छा नहीं, डज नॉट इफ़ेक्ट पड़ता है भाई, क्या कर रहे हो। डेप्रिसिएशन का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं ना हम, भाई कोई चीज़ है अगर आज हम खरीद रहे हैं कुछ साल के लिए, तो ये डेप्रिसिएशन देख के करेंगे ना हम। सेल्वेज वैल्यू आज से 10 साल बाद हमें इसके कितने पैसे मिल जाएंगे, ये हम कैलकुलेट करते हैं ना कैश फ्लो निकालने के लिए। सेल्वेज वैल्यू का भी फ़र्क पड़ता है, डेप्रिसिएशन टैक्स रेट का भी निकलेगा। अगर आपने कैपिटल वेस्टिंग अगर पढ़ी हो तो उसमें ये क्वेश्चन आता है। सेल्वेज वैल्यू, डेप्रिसिएशन, टैक्स रेट का इफेक्ट पड़ता है। मेथड ऑफ प्रोजेक्ट फाइनिंग इनका इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट आर टू बी शोन ऑन टेस्ट साइड, जो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है वो आप किस साइड यहाँ पे दिखाते हैं। तो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, यहाँ पे आपका रिसिप्ट होती है, यहाँ पे आपकी पेमेंट होती है। ये एक तरीके से आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन का एक और बढ़िया क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू पीछे तरह अपेयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो क्रेडिट साइड होती है यानी कि इनकम साइड, इस साइड अगर हम सब्सक्रिप्शन लिखते हैं तो ये एक तरीके से सब्सक्रिप्शन आपका कौन सा होता है, सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर वाला होता है ये। ठीक है, तो ये आ गया इधर जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर होता है ये। ठीक है, जो हम वो कैलकुलेट करते हैं, ये जो आपने कैलकुलेट किया ना अभी, ये वाला होता है, ये जाता है आपका। ठीक है, फिर आता है इनकम इतना इतना आफ्टर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग चेस। ठीक है, क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम आ गया, ये कितना दिया हुआ है आपका 7500। ठीक है, अब कहता है आफ्टर एडजस्टिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 600 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4500। जो आपके एडवांस में रिसीव्ड थे 4500 और ये इतना था। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्लियरली बोल रहा हूँ, इन्होंने क्या किया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दे दिया। ठीक है, फिर हम इस कुछ ऐड करते हैं, कुछ लेस करते हैं। ठीक है, तब आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड
ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मैंने बोला था ना क्या पूछ रहा है, इस पर ध्यान रखना। अब ये कह रहा है हमें ये वाला नहीं, हमें ये वाला निकाल के दो, ये वाला हमें निकाल के दो। क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। मतलब देखिए, जो हम जोड़ते थे उसको घटा देंगे, जो घटा रहे हैं उसको जोड़ देंगे। मान लीजिए ये दे रखा है, ठीक है, ये वाला दे रखा है, तो क्या करते हैं हम, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करते, लेस करते, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते। प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता, नहीं, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता उसको हम ऐड करते, जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ईयर तो नहीं दे रखा ना, आउटस्टैंडिंग होता उसको हम यहाँ पे ऐड करते। अगर हम उसको यहाँ पे ऐड करते तो अब क्या करेंगे, अब उसको हम लेस कर देंगे, तो 7500 ले लो, उसमें से आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करते तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग को हम लेस कर देंगे, कितना आ गया 600। ठीक है, फिर एडवांस को क्या करते, एडवांस को हम ऐड करते, एडवांस को हम ऐड करते तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ओ ऐड नहीं, अरे हाँ, एडवांस को हम लेस करते तो ऐड कर दें 450, तो ये आ जाएगा आपका 7500, 450 गई 73, करेक्ट ऑप्शन बी आ जाएगा। फिर से करके देखते हैं, इस वाले मेथड में हम पुट करके देखेंगे क्या हमारा ऑप्शन, क्रॉस वेरीफाई कर लिया करो अगर आपका सही नहीं बैठ रहा। ठीक है, इसी में ही देखिए, सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग कितना पैसे आए, रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये जो होता है ना आपका, ये आपका मैं बता के चलता हूँ आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट का होता है, ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट का होता है, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का होता है। तो इसमें से जो ड्यूरिंग द ईयर के नहीं है वो हटा देते हैं, और उसके बाद हमें निकलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। ये 7300 था, ठीक है, आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग कितना था 600, आउटस्टैंडिंग हम यहाँ पे ऐड करते, और फिर 450 जो आपका एडवांस था वो हम यहाँ पे लेस कर दे, तो ये आपका आ जाता 7500। तो हमने इसको एक तरीके से रिवर्स कर दिया है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज डैश by balance sheet whereas receipt and payment account is dash by balance sheet। देखिए, अनकम्पनीड और नॉट अकम्पनीड यहाँ पे पूछा। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज डैश बाय बैलेंस शीट वेयरएज रिसीप्ट, मतलब कौन सा अकाउंट जो है वो बैलेंस शीट के साथ मतलब जिसका बैलेंस ट्रांसफ़र होता है, एक तरीके से ये वो पूछ रहा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अकम्पनीड होता है, उसके बाद हम का ट्रांसफर बैलेंस शीट के साथ ही जाता है, तो वो उसके अकम्पनीड हो गया। वेयरएज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नॉट कंपनी, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया नॉट अकम्पनीड, 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 डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम ऑफ, इस चीज़ के इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम ये रिकॉर्ड करते हैं, बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर, ओनली कैपिटल नेचर, ओनली रेवेन्यू नेचर, ओनली रेवेन्यू नेचर, रिलेटिंग टू पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। तो मैंने बताया आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का लेके चलता है। जो आपके रेवेन्यू है कैपिटल के, आपके कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज आर मोस्टली फॉर्म्ड एज, जो आपकी नॉन प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज होती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। देखिए, जो कंपनीज लिमिटेड बाय कंपनी होती हैं ना, गारंटी दी जाती है जिनकी, उनको आप नॉन फॉर प्रॉफिट कहते हैं। जो लिमिटेड बाय शेयर्स वगैरह होती है ये तो आपकी प्राइवेट पब्लिक लिस्टेड होगी, ठीक है, अनलिमिटेड होती है, तो इनकी गारंटी दी जाती है एनपीओ की, कि भाई कोई ना कोई गारंटर होता है इनमें, जिससे पब्लिक को अगर नुकसान हो तो उनको पकड़ा जाए। ठीक है, एक और गुड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ऑपरेशन लॉस इज सोर्स ऑफ फंड, डिक्रीजिंग इन वर्किंग कैपिटल इज सोर्स ऑफ फंड,
एडिशन टू फिक्स एसेट और एप्लीकेशन ऑफ फंड, फ्रेश इंट्रोडक्शन ऑफ एसेट इज सोर्स ऑफ फंड। देखिए सोर्स ऑफ फंड क्या होता है और एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन नाम से ही पता चल रहा है फंड को हमने कहीं लगा दिया। सोर्स ऑफ फंड मतलब कहाँ से हमारा पैसा आ रहा है, कहाँ से हमारा पैसा आ रहा है। जब जब आपका कैपिटल हो या एसेट हो, नहीं मिटा देता हूँ, कैपिटल नहीं होगी यहाँ पे। जब जब मतलब पैसा आता है तो वो सोर्स ऑफ फंड होता है, लगते हैं तो एप्लीकेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपका सोर्स ऑफ फंड होता है। और जब भी कुछ आपका पेमेंट नहीं कहूँगा, एसिड में जब इंक्रीज़ होता है तो आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। एसिड में अगर डिक्रीज़ होता है तो आपका सोर्स ऑफ फंड होता है। ठीक है, ऐसे ही लाइबिलिटी में अगर इंक्रीज़ हुआ है, वो डिक्रीज़ हुआ है, लाइबिलिटी में डिक्रीज़ हुआ है तो आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड है। और अगर लाइबिलिटी में आपका इंक्रीज़ हुआ है तो आपका सोर्स ऑफ फंड है। तो ये आप बना के यहाँ पे चलें। वैसे इससे क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है, पर भरोसा कुछ नहीं है, लगता है क्लास 12th का ही 12th का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखना है आपका जो ऑपरेशन लॉस है, नुकसान हो गया, नुकसान हमारा सोर्स ऑफ फंड नहीं हो सकता। नुकसान हमारा सोर्स ऑफ फंड नहीं हो सकता, ये P&L अकाउंट में जाता है, ये बैलेंस शीट में पार्ट नहीं है। तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होती है? आपकी वर्किंग कैपिटल होती है आपकी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एसेट वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज हो गया, इसका मतलब लायबिलिटी बढ़ गई है और एसेट घट गए हैं। अगर एसेट घट गए हैं तो क्या होगा? सोर्स ऑफ फंड ही होगा भाई। एसेट अगर घट रहे हैं तो क्या होगा आपका? सोर्स ऑफ फंड। ये बताया ना, एसेट घट रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ रही है। उसके बाद एडिशन टू फिक्स एसेट्स आर एप्लीकेशन। फिक्स एसेट एडिशन मतलब फिक्स एसेट और आए हैं। अगर फिक्स एसेट पड़े हैं तो एसेट पड़ा है, एसेट बढ़ा है तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये भी करेक्ट है। फिर फ्रेश इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, नई कैपिटल लेके आए हैं, कैपिटल लायबिलिटी साइड आती है, जब भी आती है तो क्या हो गया? कैपिटल क्या होती है आपकी? कैपिटल अगर आया है तो क्या आया है? कैश आया होगा, बैंक में पैसे आए होंगे, तो क्या हुआ? एसिड पड़ा है तो क्या हो गया आपका? एप्लीकेशन ऑफ फंड। यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है। अफेयर ऑफ एनपीओ आर यूजली मैनेज्ड बाय अ मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमेटी इलेक्टेड बाय, क्या होगा? मेंबर्स। जितने भी अफेयर हैं वो मेंबर्स करते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट के हकदार नहीं होते। अरे चल भाई, नहीं। Not for profit organization or organized as charitable trust and subscriber to such organization। कौन होते हैं इनके सब्सक्राइबर? मैंने पहले ही बताया, मेंबर्स। इस बार इतना, ये इस बार का क्वेश्चन था UPPCL 2021 का AA का क्वेश्चन था। Not for profit companies registered under section 8 are required to prepare their account as per। कोई भी कंपनी हो, प्रॉफिट हो, या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट हो, सबको शेड्यूल 3 के अंदर ही बनाने होते हैं। शेड्यूल 2 क्या होता है? कई बार पूछा जाता है, आपका डेप्रिसिएशन का होता है, कंपनीज को बनाने होते। सरप्लस जनरेटेड इन फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज सिंपली डैश इन। देखिए आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो सरप्लस होता है वो क्या होता है? कैपिटल फंड में जाके ऐड होता है या डिवाइड होता है? देखिए वो ऐड होता है, वो हमेशा बैलेंस शीट में जाके आपका, यहाँ पे आपका कैपिटल फंड होगा, आपका ऐड होगा। एक तरीके से प्रॉफिट है, एक तरीके से प्रॉफिट जैसे ऐड होता है ना कैपिटल में जाके, वैसे ये ऐड होता है। एक और क्वेश्चन, 1 लाख रिसीव्ड एज एनुअल मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन
आपकी जो एनुअल मेंबरशिप फीस है वो आई है यहाँ पे, आउट ऑफ विच 200 इज़ परटेनिंग टू प्रीवियस ईयर। सर देखिए मैंने आपको जो 2 क्वेश्चन कराए ना, सब्सक्रिप्शन वाला और स्टॉक वाला, 2 ही न्यूमेरिकल बन सकते हैं यहाँ से, इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज करेंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट है तो वो कितना पैसा आया हमें उससे मतलब है, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो हमें सिर्फ इससे मतलब होगा कि ड्यूरिंग द ईयर कितना है। ठीक है, तो चलिए फिर देखें किसका अकाउंट पूछा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा, तो यानी कि हमें ड्यूरिंग द ईयर से मतलब है। तो 1 लाख रिसीव्ड कितना हुआ है, रिसीव्ड हुआ है 1 लाख। ठीक है, आउट ऑफ इट 200 इज परटेनिंग टू प्रीवियस ईयर, फिर पिछले साल का कितना है 200, प्रीवियस ईयर का कितना है 200 घटा दो, 10,000 इज रिसीवेबल एट द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड। 10,000 मिलने वाला है, यानी कि जो ये तो था आपका प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, ये है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। मतलब जो 10,000 है इस साल मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला, इस साल रिसीवेबल है, यानी कि अभी मिला नहीं है, रिसीव्ड नहीं है, रिसीवेबल है। वर्डिंग्स का आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस साल का ही है, मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट, ये आ जाएगी 10 10 10, यहाँ पे आपका क्या आ गया 90,000। ठीक है, 32 का आंसर 90,000। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, घबराइए नहीं, हो जाएगा, बस ना कॉन्फिडेंस रखिए। क्वेश्चन नंबर 32, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट द लैंड बिल्डिंग परचेज ड्यूरिंग द ईयर। लैंड बिल्डिंग ऑन 1/4/2018 को ओपनिंग बैलेंस यानी कि 31, ठीक है, ये 31/3/2019 है। ये आ गया 2,13,000। डेप्रिसिएशन इतना है, क्या बताना है कितनी परचेज। आपने देखा हो फिक्स एसेट अकाउंट जो होता है उसमें ओपनिंग कितनी है 2 लाख। ठीक है, क्लोजिंग और फिर आती है आपकी परचेस्ड, ऐड करो माइनस करो सेल। ठीक है, तो ये बचती है आपकी क्लोजिंग। तो क्लोजिंग दे रखी है 2,13,750, नहीं गड़बड़ हो गई एक चीज, डेप्रिसिएशन भी तो लगता है, कैसे भूल गए आप। इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। हाँ, तो ठीक है, तो जो आपका फिक्स एसेट होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है ओपनिंग बैलेंस, फिर आपका आता है परचेज, फिर आता है आपका सेल्स, तो ये आता है आपका निकल के बैलेंस, और इसमें से हम लेस करते हैं डेप्रिसिएशन, तो ये आता है आपका क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ऐसे आता है। ओपनिंग आपका दिया हुआ है 2 लाख रुपए, परचेज बताना है हमें, परचेज हमें बताना है ये क्या है। सेल्स कुछ नहीं है, नहीं दी तो 0। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है 2,13,750, डेप्रिसिएशन दिया है 11,000। सिंपल सी बात है, इसमें ये जोड़ दो, इसमें ये जोड़ दो, तो ये आ गया 0, 5 और 5 10 की 0 1, 7 8 9 1 10 की 0 1, 3 और 1 4 1 5, 3 और 1 4 1 5 और 1 2, 2,25,000, 2,25,000, और ये है 2 लाख, तो ये आ जाएगा 25,000। ठीक है, तभी तो होगा, ये दोनों जोड़ेंगे तभी तो 25 आएगा, तो 25,000 यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो कैसे ना कैसे बैक कैलकुलेशन करके आपको आंसर निकालना है। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय नॉट profit organization is meant for dash and dash potential contributor meet the statutory requirement। देखिए जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एनपीओ द्वारा दी जाती है वो पास्ट की होती है, प्रेजेंट की होती है, फ्यूचर की होती है। ये तो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रेजेंट की होगी कोई भी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट,
नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी हैज़ ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट दैट इट विल। बढ़िया क्वेश्चन है। एनपीओ में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसको छोड़ के, ये जो छोटे वर्ड होते हैं ना इसको छोड़ के, नॉट, इनकरेक्ट, आधे बच्चे तो इनकी वजह से निकल जाते हैं। ठीक है, इस बार का जो एग्ज़ाम था उसमें लगभग सारे था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, एक्सेप्ट दिस, यही था बस। देखते हैं ऑपरेट एनपीओ का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, ऑपरेट फॉर पर्पस अदर देन टू प्रोवाइड गुड एंड सर्विस एट अ प्रॉफिट। प्रॉफिट will operate for purpose other than to provide for a service at a profit, not have a positive fund balance, not possess ownership interest like corporation, receive significant contribution provider who do not expect return। तो ये भी करेक्ट हो गया भाई, ऐसे उससे वो लेती है जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ना हो, एक तरीके से डोनेशन। नॉट पोसेस ओनरशिप इंटरेस्ट लाइक कॉर्पोरेशन, ओनरशिप का इंटरेस्ट नहीं होता, ये भी करेक्ट हो गया। नॉट हैव अ पॉजिटिव फंड बैलेंस, ये भी एक तरीके से करेक्ट हो गया, फंड बैलेंस पॉजिटिव नहीं होता। ऑपरेट फॉर पर्पस अदर देन टू प्रोवाइड गुड एंड सर्विस एट अ पॉइंट, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि ये अदर देन टू प्रोवाइड गुड एंड सर्विस हैज प्रॉफिट। ठीक है, तो ये तो एनपीओ जो होती है वो प्रॉफिट के लिए काम यहाँ पे नहीं करती। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 5। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन सिंकिंग फंड बाय एनपीओ इज क्या है। जो सिंकिंग फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या हो गया भाई, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिट है। कोई भी इन्वेस्टमेंट क्या होती है आपकी, एसिट है। इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज एसिट बिकॉज इट इज दैट अमाउंट विच विल बेनिफिट कंपनी इन फ्यूचर। एक और क्वेश्चन, गजब। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी इंक्लूडेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। फिर सब्सक्रिप्शन निकालना है। पहले सबसे पहला काम है आपको ये देखना है ईयर कौन सा है हमारा, 2021 है। दूसरा काम क्या है, मैंने बताया किस अकाउंट के लिए, नोट कर लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे रिसिप्ट पेमेंट के लिए हमें नहीं बताना। इनकम एक्सपेंडिचर मतलब ड्यूरिंग द ईयर बताना है, तो ड्यूरिंग द ईयर बताना है तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट दे रखा होगा जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाता है। तो फॉर द ईयर 2021 है हमारा, 30,000 ये दे रखा है। अब इसमें करेंगे हम ऐड और फिर कहता है फॉर द ईयर 21-22 3,000 है। ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो इसको। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020, यानी कि इस साल का एंड, ये साल कौन सा है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ये हमारा करंट ईयर है, इसका हम निकाल रहे हैं। तो 31 मार्च 2020 का मतलब है प्रीवियस ईयर। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और इतना यानी कि पिछले साल का है 3500 है, जिसमें से 500 वर कंसिडर टू बी 500 यानी कि इरिकवरेबल है, इस साल नहीं आएगा। तो 3500 माइनस 500 यानी कि 3,000 रुपये। 3,000 रुपये जो था वो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, कितना था आपका, 3,000 रुपये। ठीक है, फिर कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2020 रिसीव्ड इन एडवांस फॉर ईयर 2,000 रुपये। यहाँ पे आपका जो एडवांस था वो यहाँ पे रिसीव था, तो 2,000 रुपये यहाँ पे करंट ईयर का था ऑन द सेम डेट। अच्छा, इसी साल, इसी साल यानी कि इसी डेट पे, ऑन द सेम डेट था ना, देखो ये लिख रहा है ऑन द सेम डेट, 31 मार्च 2020 को ही आउट एडवांस का था, तो इस साल का था, ऐड कर दो। ये क्या करा हमने, लेस, ऐड करेंगे एडवांस इन प्रीवियस ईयर। ठीक है, फिर क्या रह गया, फिर ये हो गया, फिर ये रह गया प्रीवियस ईयर का 3,000 था, प्रीवियस ईयर में 3,000 था प्रीवियस ईयर में, तो ये भी हम ऐड करेंगे रिसीव्ड 3,000 रुपये, क्योंकि ये पिछले साल का अभी हमें मिला है, पिछले साल का अभी मिला है, तो ये एक तरीके से आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस।
आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर था, पिछले साल का था, अब मिल गया हमें। ठीक है, पिछले साल का था। 1 मिनट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मिला है ड्यूरिंग द ईयर 3000 का, और ये वाला है सब्सक्रिप्शन 20। क्या ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, हमारा ईयर है 2020 2021। कितने तारीख को आउटस्टैंडिंग था? 3500, 3000 का आउटस्टैंडिंग था, हमें करंट ईयर में मिला, वो नहीं लेंगे। और 3000, ये इसमें डेट में गड़बड़ हो गई है भाई, इसमें डेट में गड़बड़ हुई है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेट में गड़बड़ हुई है किसी न किसी में, या तो ये एडवांस नहीं होना चाहिए या फिर 21, अरे यार डेट में नहीं, हम गलत पढ़ रहे हैं। ये देखो ना, ये मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है, आप से भी हो जाए। ये देखो, में ना बस यही है कि करंट ईयर प्रीवियस ईयर, ये लिखा हुआ है 21-22, 21-22, ये हो गया नेक्स्ट ईयर, ये हो गया नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब ये क्या है? एडवांस है। एडवांस है तो यहाँ पे जो आपका रिसीव्ड इन एडवांस है, ये जो सब्सक्रिप्शन मिला है हमें एडवांस में मिला है, अगले साल का, अगले साल का इस साल मिल गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। ये आ जाएगा एडवांस रिसीव्ड, नेक्स्ट ईयर का था, एडवांस था, इस साल हमें मिल गया, तो हम लेंगे, नहीं लेंगे, लेस कर देंगे। एडवांस 3000। ठीक है, ये जो प्रीवियस ईयर का था आउटस्टैंडिंग था, प्रीवियस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020, 3500, 3500 सब्सक्रिप्शन हमने। यार इसमें ना डेट में अभी भी गड़बड़ है, क्योंकि सेम डेट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस वर 2000, एडवांस इन प्रीवियस ईयर इतना आ गया, जो करंट ईयर का था ऐड कर देंगे। फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2000 वर 3500। ओहो, तो ये फिर आउटस्टैंडिंग, स्टिल आउटस्टैंडिंग है ये, फिर ये वाला ऐड होगा, फिर ये वाला ऐड होगा, क्योंकि ये करंट ईयर में भी ऐड आउटस्टैंडिंग है। बढ़िया क्वेश्चन है फिर तो, ये वाला ऐड होगा, क्योंकि ये करंट ईयर में भी आउटस्टैंडिंग है, ये करंट ईयर का हो जाएगा, क्योंकि ये करंट ईयर में भी आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे हो गया 3 से 3 कट के 32। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सब्सक्रिप्शन जो इस साल मिला वो 30,000 था, जो पिछले साल वो नेक्स्ट ईयर का था वो 3,000 था, तो वो लेस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 27,000। फिर कहता है सब्सक्रिप्शन जो स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग था वो था आपका 3500, जिसमें से 500 इररिकवरेबल है, कभी मिलेगा ही नहीं, तो 3,000 मिलने के चांस हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं मिला, तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा आपका, इस साल भी आउटस्टैंडिंग चलता रहेगा। ऑन द सेम डे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस व 2000, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 32, तो 32 हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड 2,10,000 एज एंट्रेंस फीस फॉर न्यू मेंबर, 50% कैपिटलाइज कर दी, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या दिखाएंगे? 50% दिखा देंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम क्या दिखाते हैं? रेवेन्यू नेचर की, तो 50% कैपिटलाइज है, तो 50% रेवेन्यू, तो 1,05,000। Comparing item of dash side of R and P receipt and payment account with dash side of income account is one of the step in adoption of preparation of क्या है
प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, कंपेयरिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है, इनकम एंड, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट की क्या डेबिट साइड क्या होती है, डेबिट साइड आपकी रिसिप्ट होती है, ये पेमेंट होती है, ये आपकी क्या होती है एक्सपेंस होती है, ये आपकी इनकम होती है। तो यहाँ पूछा है किस साइड से हम किसको यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, तो रिसिप्ट साइड को हम किससे कंपेयर करते हैं, इनकम से। इनकम से क्यों देखते हैं, क्योंकि इनकम ही मेन है। इनकम हम कंपेयर करते हैं कि जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो ही आना चाहिए, जो वो कैलकुलेट करते हैं ना उससे। ऑन द बेसिस कैलकुलेट स्टेशनरी, फिर स्टेशनरी आ गई 31 मार्च 2009 को, ओपनिंग इतना है, क्लोजिंग इतना है, पेड इतना है, तो वही है ओपनिंग प्लस पेड, पेमेंट माइनस क्लोजिंग, निकाल लेना, आंसर आ जाएगा 12, 12 प्लस 41 माइनस 23। तो 41 में ये एक कितना है, एक 4 2008 को इतनी है, ये आपका निकल के यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है, ये तो मैंने करा दिया ना। क्लब इज ऑफ एक 150 मेंबर का क्लब है, सब्सक्रिप्शन पर मंथ है 500 पर मंथ, 500 पर मंथ, तो सब्सक्रिप्शन कितना है 500 इंटू 12, ठीक है, कितने मेंबर है 150, ठीक है, सब्सक्रिप्शन इतना आ जाना चाहिए। सब्सक्रिप्शन ऑफ 8 मेंबर ऑफ होल ईयर, 8 ऐसे आदमी थे जिनका पूरे साल का सब्सक्रिप्शन नहीं आया, और 5 ऐसे थे जिनका 6 महीने का एडवांस में आ गए, 6 महीने का एडवांस में आ। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या दिखाएंगे, देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट में इतना आता है उतना दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले कितने मेंबर हैं, 150 मेंबर हैं, जिसमें से 8 मेंबर का होल ईयर वाज नॉट रिसीव्ड, 8 का तो आया ही नहीं, 142, 8 का तो 0 आया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ऑफ 5 मेंबर रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 6 मंथ, 5 का कितना आया, एडवांस आया 6 महीने, ठीक है। फिर बचा कितना 137, ठीक है, तो 137 का 12 महीने का 150 रुपये के हिसाब से निकाल लेना, ये तो आ गया है आपका पूरा, ठीक है। कितना आया 137 इंटू 12 और प्लस इसमें जोड़ देना आप 5 आदमी का 6 महीने का 150 रुपये, तो ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 867। सिंपल सी बात है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में करंट ईयर का हो नेक्स्ट ईयर का हो सब आता है, तो यहाँ पे दोनों का आ जाएगा भाई। 137 व्यक्ति वो हैं जिनका पूरे साल का आएगा, और बाकी 5 वो हैं जिनका 6 महीने का आएगा, 8 व्यक्ति का 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट रेंट एक्सपेंस ऑफ एनपीओ पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस हमने रेंट दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रेंट पेड इन एडवांस। देखिए बाकी सारे कंसेप्ट जो हैं वो सेम ही होते हैं, अगर आपने रेंट कोई भी पेड एडवांस में पे कर दिया तो आप उसके लिए वो एसेट हो गया नॉर्मल। एंड कैश इज रिसीव्ड फॉर लाइफ मेंबरशिप फीस, विच ऑफ द फॉलोइंग डबल एंट्री इज पास्ड। जब आपको कैश मिलता है किसका, लाइफ मेंबरशिप फीस का, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डबल एंट्री इज पास्ड। सिंपल सी बात है, कैश मिला है तो कैश अकाउंट होगा डेबिट, कैश अकाउंट होगा डेबिट, किस ऑप्शन में कैश डेबिट है ये, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी तो कैपिटल फंड में जाता ही है, ठीक है। तो आधा क्वेश्चन तो थोड़ा सा भी आता है उससे भी सॉल्व हो जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रांसफर ऑफ नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, करेक्ट आंसर इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो बनता है वो किसके ट्रांसफ़र से बनता है, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नॉमिनल अकाउंट आता है, रियल अकाउंट नहीं आते, पर्सनल अकाउंट नहीं आते, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे पीछे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट अंडरलाइन कर लो, इनकरेक्ट बताना है। इट फॉलो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये आपका करेक्ट है, ठीक है। फिर इट हैज़ एन ओपनिंग बैलेंस, जी नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कभी भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, ये यहाँ पे हमें मिल गया। इट इज़ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिसिप्ट, ये दोनों भी।
यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एन एनपीओ इज, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, इफ इनकम इज 16,000, डेफिसिट डेबिट टू कैपिटल फंड इज कितना, देन एक्सपेंडिचर इज कितना होगा। ठीक है, इनकम कितनी है आपकी, इनकम है 16,000, ठीक है, और डेफिसिट बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल फंड देन एक्सपेंडिचर। देखिए आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट होता है में यहाँ आती है आपकी इनकम, ठीक है, यहाँ आता है आपका एक्सपेंडिचर। तो ये कह रहा है कि आपकी इनकम जो है वो 16,000 है, और जो डेफिसिट है, डेफिसिट इस साइड आता है, डेफिसिट इस साइड आता है कितना, 4,300, ये आ गया 20,300। तो कहता है कि एक्सपेंडिचर कितना होगा। भाई इसका ये जो टोटल है ये तो सेम ही रहेगा ना, ये तो टोटल सेम रहेगा। यहाँ पे एक्सपेंडिचर तो 20,300 का होगा, तभी तो ये 20,300 आएगा। ये इसको लिखेंगे और इसमें से 16,000 घटाएंगे तो ये निकलेगा, ठीक है। तो इससे भी आप इसको सिंपल कर सकते हैं। तो ये आंसर आ गया 20,300। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज बेस्ड ऑन, सिंपल सी बात है, अक्रूवल चलता है, ड्यूरिंग द ईयर निकाला जाता है। नेक्स्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेक नो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट एंड पेमेंट किस में डिफरेंस, कोई भी फ़र्क नहीं करता। देखिए, चाहे कैपिटल का हो, कैपिटल पेमेंट हो, रिसिप्ट में रिकॉर्ड होगी, रिकॉर्ड होती है। रेवेन्यू की हो तब भी रिकॉर्ड होती है, करंट ईयर की हो, चाहे प्रीवियस ईयर की हो, चाहे नेक्स्ट ईयर की हो, यानी कि जो एडवांस है वो भी इंक्लूड होती है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग ईयर फॉर एनपीओ। अकाउंटिंग इक्वेशन पूछिए। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, देखिए एनपीओ की जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो होती है एक्यूमुलेटेड फंड, जिसको हम कैपिटल फंड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल फंड भी लिखा मिल सकता है आपको, कैपिटल फंड प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट, ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो एक में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करें और कम से कम एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें आप सभी। तभी तो हमें पता लगेगा कि आपको मज़ा आ रहा है, तभी हम नेक्स्ट सीरीज जो है वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।